इजराइल ने एक काला कानून पास कर दिया है। अभी उसका पूरा अप्रूवल बाकी है, लेकिन प्रीलिमिनरी उसकी जो उसने पास किया है उसमें कोई भी फिलिस्तीनी जो कैदी है उसको जान से मारने का अधिकार इजरायली स्टेट को होगा। बड़ी खबर है। उसके बाद दूसरी चीज, आज 46th एनिवर्सरी है ईरान के रेवोल्यूशन 1979 में जो हुआ था, उसमें जो यूएस एम्बेसी का जो टेक ओवर हुआ था वो 46 साल पहले 3 नवंबर आज ही के दिन हुआ था। आज 3 नवंबर 2025। और आज देखिए और भी बड़ी बड़ी खबरें हैं। टर्की ने अमेरिका को रेड अर्थ मिनरल्स देने से मना कर दिया है। उसके बाद अमेरिका में जो राइट विंग ओपिनियन है वो अभी भी वो कैसे ज़ायनिज्म के खिलाफ जा रहा है। जोरान ममदानी, इनका नाम आपने सुना होगा, जो न्यूयॉर्क की मेयर रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट हैं, मुस्लिम है, उसमें उनका इंडियन ओरिजिन है। मीरा नायर जो सलाम बॉम्बे की डायरेक्टर, उनके वो बेटे हैं, और वो जो फादर उनके मुस्लिम जो एंड ही वाज बोर्न इन युगांडा, उनके गुजरात के भी रूट्स बताए जाते हैं। उनके फादर शायद गुजराती मुस्लिम है जो युगांडा गए, वो लड़ रहे हैं और उन्होंने फिलिस्तीन के पक्ष में स्टैंड लिया और बहुत उनका जलवा है, जीत सकते हैं। कल पोलिंग है, उनके बारे में थोड़ी हम आज बात करेंगे। उसके बाद जो ट्रंप ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं बहुत इंटरेस्टिंग, जिसमें उसने चाइना के जो हेड हैं जी जिनपिंग और प्यूटिन की, रशिया के हेड की तारीफ की। अफगानिस्तान में एक अर्थक्वेक 6.3 मैग्नीट्यूड का आया है, जिससे जो ब्लू मॉस्क है, जो मज़ार शरीफ की ब्लू मॉस्क है, जिसको माना जाता है कि जैसे हजरत अली की नजफ में उनकी रेस्टिंग प्लेस है, तो कुछ लोग मानते हैं ब्लू मॉस्क में भी है। तो ब्लू मॉस्क जो है वो कुछ हद तक डैमेज हो गई। तो ये भी एक बड़ी खबर है। और भी जो आज खबरें हैं एक एक करके हम आपके बीच लाएंगे। आपसे आज कोई वीडियो नहीं आएगा इस प्रसारण में। दिन में मैंने वीडियो डाले थे, क्योंकि आज अभी मैं करीब 8 सवा 8 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूं और आप तक ये 9 बजे पहुंच जाएगा। आपसे गुजारिश है कि आप देखिए किसी भी हालत में इस वीडियो को, जब आप मेरे हर वीडियो को शुरुआत में आके 4-5 हजार की संख्या में जो लॉयल फॉलोअर्स हैं वो आके तुरंत उसका थोड़ा सा जो रिसेप्शन है वो बढ़ाएं, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिथम पूरी तरह से चेंज हो गए हैं और हमें आपकी मदद चाहिए। नहीं तो बहुत इस तरह के हो गए हैं कि जो भी खास तौर पे फिलिस्तीन के मुद्दे पे जो एक प्रो पैलेस्टाइन लाइन ले रहा है उसके खिलाफ हो गए। तो मैं आपको बता रहा हूं ये बात, इसलिए आपकी मदद चाहिए। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट नहीं पहुंच रहे हैं पिछले कई वीडियो के 1000 तक। अब देखिए, अब मैं आता हूं जो सीधी सबसे बड़ी खबर है कि इजराइल ने ऐसा लॉ कैसे पास कर दिया। अच्छा, अभी ये पूरी तरह से जो सिक्योरिटी कमिटी है इजरायली पार्लियामेंट की, केनेसेट की, उसने इसको अप्रूव किया है। इसमें यह प्रावधान है कि जिस भी जो भी किसी भी उसमें जनरल उसको टर्म किया गया, लेकिन वो फिलिस्तीनियों के लिए है। कोई भी राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर कोई भी अगर किसी इजरायली का कत्ल करता है या उसको हमला करता है तो उसको मौत की सजा सुनाई जाएगी, अनिवार्य। जो मतलब ट्रायल होगा, वो खुल के कह रहे हैं वो फेक ट्रायल होगा। ट्रायल में कुछ प्रूव नहीं होना है, यानी स्टेट अक्यूज कर दे कि इसने किया है। हमारे यहाँ कितने कैदी अक्यूज होके, और 2006 ब्लास्ट का भी एग्जाम्पल है, 93 ब्लास्ट में कितने लोगों पे चार्जशीट हुई थी, कितने लोग छूट गए। ये लगातार हुआ। बाकी और भी केसेस में, केवल मुस्लिम से जुड़े केसेस में नहीं, हिंदुओं से जुड़े बहुत सारे केसेस में बाद में लोग निर्दोष निकले। तो ट्रायल तो होना चाहिए ना। अब इजराइल में भी अभी जो ट्रायल होता है वो ऐसी फर्जी है, कोई ऐसा कोई ट्रायल खास नहीं होता है। वहां पर भी ज्यादातर इलीगल डिटेंशन जैसे इजराइल में है, अभी भी है। कितने लोग इलीगली डिटेन्ड है, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से इलीगल, लेकिन इजराइल उसको सही मानता है कि बिना कोर्ट में पेश किए, बिना बताए किसी को कि क्या तुम पे, क्यों हम तुमको अरेस्ट कर रहे हैं, वो डिटेन कर लेते हैं और सालों डिटेन किए रहते हैं, 2 साल 3 साल, मतलब कोई वहां सुनवाई नहीं। तो वैसे ही कुछ नहीं, अभी उसको एक कानूनी जो एक तरह से अमली जामा है वो पहनाया जा रहा है। और इस कानूनी अमली जामा पहनाने में फिर अंतर्राष्ट्रीय जो फोर्सेस हैं वो चुप है, सीधे सीधे। मतलब अभी आप सोचिए, मरवान बरगूती को अगर उनके ऊपर यही एलिगेशन है कि उन्होंने पूरा इजरायली
जो सोल्जर्स हैं, अब भाई सभी लोग रेजिस्टेंस, आजादी की लड़ाई चल रही है। अब उसमें चंद्रशेखर आजाद को तो खैर वो तो लड़ते हुए मारे गए थे, भगत सिंह को फांसी दी गई थी, फिर भी उनका एक ट्रायल हुआ था, चाहे जितना फर्जी हो, ट्रायल तो हुआ था, उसमें कुछ देर तक बहस भी हुई थी। लेकिन यहां पर यह प्रावधान है कि एक शो ट्रायल होगा, उसके बाद सीधे उनको मौत की सजा दे दी जाएगी, कोई अपील नहीं हो सकती। जो जजेस हैं उनको मौत की सजा देनी ही देनी है। अरे तो मौत की सजा देनी ही देनी है तो जजेस के पास क्यों ले जा रहे हो, देखते ही गोली मार दो। और मरवान बरगूती के मैंने एग्जाम्पल दिया कि वो अगर उनके ऊपर तुमने चार्ज लगा दिया, और अभी लगा ही हुआ है कि इजरायलियों के मतलब सोल्जर, उन्होंने कई ऑपरेशंस किए जिसमें इजरायली सोल्जर्स मारे गए, तो उनको तुम क्या अभी एग्जीक्यूट कर दोगे? जो फिलिस्तीन के नेल्सन मंडेला हैं, और अभी उनके बारे में और फैक्ट सामने आया, ये फैक्ट सामने आया है कि मरवान बरगूती के बेटे ने एक इंटरव्यू दिया है इंटरनेशनल चैनल को, जिसमें उसने कहा है कि मेरे फादर को इतना टॉर्चर किया जाता है, 23 साल से वो जेल में है, लेकिन वो खुद पीएचडी हैं, हिब्रू, अरबिक और इंग्लिश लैंग्वेज में महारत हासिल है, यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम से वो खुद पीएचडी है मरवान बरगूती, और उन्होंने 45 फिलिस्तीनियों को पढ़ा के जेल के अंदर पीएचडी बनाया, जेरूसलम यूनिवर्सिटी। अब आप बताओ, इस तरह के आदमी को ये गोली मार देंगे? ये मतलब हिसाब हो गया है। तो देखिए, यही बातें हैं जो इजराइल को एक ऐसे रास्ते पे ले जा रही हैं जहां केवल उसके निस्तरंबूद होने के सिवाय कोई जरा भी 1% भी कोई चांस नहीं है कि वो बच सके, क्योंकि इसमें तो पूरी विश्व की जनता खड़ी हो जाएगी, और नहीं खड़ी हुई तो हम लोग खड़ी करवा देंगे। क्योंकि देखिए, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनमें कोई समझौता नहीं होता, और ये ऐसा मुद्दा है, इसमें या तो ये पास नहीं होगा, पास हो गया तो फिर तो एक अलग तरह की चीज। और अभी मैं आपको बताऊं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लगातार आंदोलन चल रहे हैं। कनाडा में इजरायली दौड़ाए गए, ग्रीस में दौड़ाए गए, जहां इजरायली दिख रहे हैं उनको दौड़ाया जा रहा है, इटली में दौड़ाए गए। ये सारी जो चीजें हैं एक के बाद हो रही। कनाडा में तो एक जूइश औरत थी जो एक प्रो पैलेस्टीनियन डेमोन्स्ट्रेशन को डिस्टर्ब करना चाह रही थी, पुलिस ने उसको ऐसे धक्का देके अलग कर दिया। ऐसी पुलिस पहले नहीं करती थी। अब धीरे धीरे पूरा माहौल बदल रहा है। इजराइल के ड्रोन्स अमेरिकन सिटीज का सर्वेलेंस कर रहे हैं, और वहां पर और खबर आई है कि वहां पर मतलब ऐसा नहीं है कि अमेरिकन अथॉरिटीज के पूरी सहमति से कर रहे हैं, कोई ना कोई वहां पर प्लांट है जो एपैक है, जो अमेरिकन इजरायली पब्लिक अफेयर्स कमिटी, जो कि सबसे नोटोरियस ग्रुप है, लॉबीइस्ट है, जो फॉरेन ग्रुप है, लेकिन फॉरेन उसमें एक फॉरेन एजेंसी के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है, उसके लोगों ने किसी तरह से ऐसा कर दिया। बताइए आप, ऐसी चीजें हो रही। और इस माहौल में टर्की के अर्दोगन ने कम से कम ये तो एक स्टैंड लिया कि हम रेयर अर्थ मिनरल्स, जो टर्की के पास पूरी दुनिया में आप जानते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स की होड़ लगी हुई है, हम लोग बहुत ही पीछे, खैर वो एक अलग बात है। लेकिन आप सोचिए, टर्की ने मना कर दिया कि हम यूएस को हम रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं देंगे। उसके बाद अमेरिका के टेक्सास में वहां से कुछ हथियार इजराइल को जा रहे थे, वहां पर गन बैन मूवमेंट चल गया कि इजराइल हथियार नहीं जाएंगे, वहां के यूथ सड़क पे आ गए। ये सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। लेबनान में जैसा मैंने कहा कि वहां पर बड़ी यूनिक बात हो गई है कि जो प्रेसिडेंट है क्रिश्चियन, और हिजबुल्लाह जो शिया मुस्लिम रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, उनमें एक एकता हो गई, बड़ी जबरदस्त। अच्छा, अब हम इस पे देखिए आते हैं कि जो आयतुल्लाह खामनेई साहब ने जो आज एड्रेस किया 46th एनिवर्सरी ऑफ द स्टूडेंट टेक ओवर ऑफ यूएस एम्बेसी इन तेहरान। अब उसमें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि यूएस कहता है कि वो जो टेक ओवर हुआ उसकी वजह से ईरान और यूएस के रिश्ते खराब हुए, जबकि उन्होंने कहा कि वो टेक ओवर जरूरी था, क्योंकि उस टेक ओवर में और जिसमें अहमदीजाद भी थे, बहुत सारे बाद में जो ईरान के लीडर्स हुए वो थे। उन्होंने कहा कि ये टेक ओवर, इससे ये पता चला कि अमेरिका वाज कॉम्प्लिसिट, कि उसने पूरी प्लानिंग बना रखी थी रेवोल्यूशन को सप्रेस करने की, अमेरिका इंटरवीन करने वाला था। और जब लड़कों ने वहां पर जो स्टूडेंट रेवोल्यूशनरीज थे, जब उन्होंने टेक ओवर किया, तब ये सब राज खुले। तो आप बताइए कितनी बड़ी बात है खामनेई साहब ने। और जबकि ईरान में लिबरल्स का एक सेक्शन है जिसने पेजेश्कियान को वोट किया था, जो
अभी भी कहता है कि वो जो स्टूडेंट वो जो यूएस एम्बेसी को टेक ओवर नहीं करना चाहिए। अरे खामनेई साहब ने सीधे कह दिया है कि अमेरिका और ईरान कभी मिल नहीं सकते। वो बेसिक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, क्योंकि ईरान की विचारधारा कहती है कि इजराइल की कोई जगह नहीं है वेस्ट एशिया में और यूएस ट्रूप्स की कोई जगह नहीं। पहले ये दो चीजें हटे, वे पूरे वेस्ट एशिया को सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार है, वहां की जनता को कैसा वो रूल चाहती है इसका अधिकार है। अब ये बातें जो अरब रूलर्स है उनके अगेंस्ट भी जाती है, क्योंकि जनता पे अगर छोड़ दिया जाए तो फिर जो वहां राजशाहियां हैं तो वो तो सब उखाड़ फेंकी जाएंगी। तो ये देखिए उन्होंने बहुत प्रिंसिपल स्टैंड लिया और फिर ये भी कहा है कि हमारा जो भी वेस्ट एशिया में सारे देश है सबसे हम अच्छे रिश्ते ये रखना चाहते हैं। और उन सब देशों में मतलब जो भी भाई मोनार्की है जहां, वहां छोड़ के बाकी जगह तो जहां पर मोनार्की नहीं है जैसे इजिप्ट और टर्की, वहां तो सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल है। लेकिन बाकी जगह जहां नहीं है उन्होंने कहा देखिए रिश्ते हमारे अच्छे हैं सबसे, ऐसी कोई बात नहीं, अमेरिका से भी हम नेगोशिएट कर सकते हो। नेगोशिएट किससे किया जाता है? दोस्त से नहीं किया जाता, एनिमी से किया जाता है, दुश्मन से नेगोशिएट किया जाता है। अब ये जो देखिए पूरी बात है, तो उन्होंने कहा कि हम लचीले हैं, लेकिन जो फंडामेंटल बात है अमेरिका और ईरान ये कभी एक नहीं हो सकते। इनकी विचारधारा में, अमेरिका की विचारधारा साम्राज्यवाद है कि वो दूसरे देशों को लूटे और उनमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करे अलग अलग तरीके से, किसी को सीधे करे किसी को इनडायरेक्टली करे। अभी लैटिन अमेरिका में आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, वेनेजुएला, उधर सूडान में क्या हुआ, पूरा अमेरिका ने कराया यूएई के माध्यम से, उधर नाइजीरिया को धमका रहा है, यानी पूरे अफ्रीका को लूटने की तैयारी हो रही है। इस पे मैं बनाऊंगा वीडियो, सूडान पे मैंने बनाया है। मैं कल परसों से ये भी कर रहा हूं कि जो हमारे वीडियोस पहले आ चुके हैं जिनमें खास टॉपिक्स पे जो बातें, उन पोर्शंस को निकाल के मैं उसको रीपोस्ट करूंगा। उसमें वो आप बहुत लोगों ने कहा सूडान वाला मिस कर गए हम, ये तो हम फिर उसको हम डालेंगे। हमने कुछ और इस तरीके से बैल्फोर डिक्लेरेशन पे जैसे हमने कल दिया था वो हम फिर डालेंगे। अब देखिए, अब तो ये जो ईरान की प्रिंसिपल पोजीशन है ये पूरा ये आपके सामने है। उसके बाद देखिए जो और महत्वपूर्ण बात है, मतलब जो एक और महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि ट्रंप जिस तरीके से रशिया और चाइना के बारे में बात कर रहा है, ऑब्वियसली वो सोच रहा है कि रशिया और चाइना को, उसने कहा है कि जी और प्यूटिन ये दोनों बहुत ही स्मार्ट और टफ लोग हैं। ये लोग उस तरह के नहीं है कि आप कमरे में आए और आपसे पूछ रहे हैं कि दिन कैसा है, बड़ा खूबसूरत दिन है, जैसे इंटरनेशनल लीडर्स यूरोपियन स्पेशली इस तरह की बातें करते हैं। अपने वाले पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन जो यूरोपियन जो हैं वो इस तरह की बातें करते हैं कि ये देखिए दिन आज बड़ा खूबसूरत। उन्होंने कहा ऐसी कोई, ट्रंप ने कहा कि ऐसी कोई वो लोग बात नहीं करते, सीधे कट टू कट पॉइंट पे आते हैं और उसके बाद मीटिंग का जो भी एजेंडा उस पर आते हैं और फिर अपना रुख सकते। तो ये तो इस बात को लेके ट्रंप ने कहा है कि तीनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और तीनों देश इस बातचीत में है कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जाए। एक बात ट्रंप ने नहीं कही जानबूझ के कि रशिया और चाइना तो ईरान के साथ, रशिया और चाइना भी अमेरिका को उसी बेसिस पे क्रिटिसाइज करते हैं कि अमेरिका दूसरे देशों में जो इंटरफेरेंस करता है। इसलिए रशिया, चाइना और अमेरिका का भी अंतर्विरोध कभी खत्म नहीं होगा, जैसे ईरान और अमेरिका का अंतर्विरोध कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका तो अपनी पॉलिसी जारी रखेगा वेस्ट एशिया में, अफ्रीका में, सब जगह, और उसका विरोध होगा। चाइना और रशिया, ईरान अब उसका विरोध करेंगे। भारत अगर उसमें आएगा उस पूरे गोल में तो वो भी विरोध करेगा, और कोई ऑप्शन भी भारत के पास नहीं, क्योंकि अमेरिका तो उसको रोज मारता है भारत को, ट्रंप। तो अभी तो ये देखिए, अच्छा अब चौथी बात जोहर ममदानी, जोहर ममदानी, अब उनका पूरा नाम जोहरान ममदानी है। अब जोहरान ममदानी क्या फिनोमेना है? जोहरान ममदानी दरअसल उस ऐसी परिस्थितियों के वो प्रोडक्ट हैं, क्योंकि देखिए न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव हो रहा है, उसमें वो डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट है और डेमोक्रेटिक पार्टी इस समय उसका जलवा बहुत गिर गया है, क्योंकि बाइडेन और कमला हैरिस और फिर ओबामा वगैरह ने, हिलरी क्लिंटन ने जो प्रो ज़ायनिस्ट पॉलिसीज अपनाई, उससे बहुत बड़ा सपोर्ट बेस उनका खत्म हो गया और फिर ट्रंप जीत गया। तो अब ममदानी ने जो पोजीशन ली है वो एक सोशलिस्ट रेडिकल की ली।
उसने कहा है कि एक तो उसने न्यूयॉर्क के वर्किंग क्लास की बात की है कि मैं मेयर बनूंगा तो मैं रेंट्स सस्ते कर दूंगा, मैं गरीबों के लिए बहुत सारे, मतलब गरीब वहां के जो भारत की तरह नहीं, जो वहां के लोअर मिडिल क्लास है उनके लिए रेंट बहुत बड़ा इशू है वहां पर। फिर जो बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स हैं वेलफेयर के जो खत्म कर दिए गए हैं, जो वो फिर से रिवाइव करेगा। एक तो उसने ये कहा, उसके बाद उसने फिलिस्तीन की भी, फिलिस्तीन के साथ खड़े होने की बात की, जिसकी वजह से जेन जेड भी उसके साथ, जेन जी भी उसके साथ आ गया है। और कई लोग, कई जूस जोहर ममदानी के साथ है। वो अपने को जूस फॉर अमेरिका कहते हैं, सॉरी, जूस फॉर ममदानी कहते हैं। और वहां पर जो ममदानी की लड़ाई है, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और एक कुमो करके, वो मतलब रिपब्लिकन, ये डेमोक्रेटिक पार्टी में था, फिर उसको नहीं मिला टिकट, प्राइमरी में हार गया तो वो अपना इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया। और एक रिपब्लिकन पार्टी से भी खड़ा है, वो उतना सीरियस नहीं, लड़ाई उन दोनों के बीच है। तो अब ये हो रहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी अपना सेंट्रिस्ट फेस बहुत दिन तक मेंटेन नहीं कर सकती। अगर उसको रेलिवेंट रहना है तो उसको एक लेफ्ट पोजीशन लेनी होगी। ममदानी उसका प्रतिनिधित्व करता है। अब उसको ट्रंप कह चुका है कि ये लेफ्टिस्ट है, लूनी लेफ्टिस्ट है, इस्लामिस्ट है, उसको जाने क्या क्या कहा गया, 9/11 का सपोर्टर है, जैसे भारत में कहा जाता है, बिल्कुल वैसे ही जो भी विरोध करे आज की सरकार का उसको देशद्रोही कह दिया जाता है, वही ममदानी को कहा जा रहा है। लेकिन ममदानी टिका हुआ है और उसको समर्थन मिल रहा है। एक तो न्यूयॉर्क दुनिया की शायद सबसे लिबरल सिटी, और वहां का मेयर अगर एक रेडिकल लेफ्टिस्ट हो जाएगा तो बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। और वो मुस्लिम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ममदानी ने कहीं भी अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी छुपाई नहीं, बल्कि उसको उसने साफ कहा, उसने कहा कि हम लोग ऐसे माहौल से निकले हैं 9/11 के बाद, जब मुसलमानों पर इतना शक किया जाता था कि अमेरिका में चलना मुश्किल था। लेकिन मैं अपने जो वो पीढ़ी जिसने वो झेला है, हम उस पीढ़ी के बाद के लोग हैं और हम लोग अब बराबरी का अधिकार चाहते हैं। और ये जो और अभी सोचिए 2017 में एक तरह से उसका नेचुरलाइजेशन हुआ है, वो यूएस सिटीजन बना है। उसके पहले वो यूएस सिटीजन नहीं था, वो तो बता रहे थे हमने, अब भाई वो सलाम बॉम्बे की डायरेक्टर मीरा नायर का बेटा है वो, उसके फादर गुजराती मुस्लिम युगांडा में थे, उसके बाद यूएस आया 2017 में, इसने ये मतलब सिटीजनशिप ली। और इसकी सिटीजनशिप को लेके भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। हम लोग के देश में भी सिटीजनशिप को लेके कितने सवाल उठाए जाते। देखिए इजरायली एजेंडा कैसे, इजराइल, अमेरिका, इंडिया, ये तीनों जगह देखिए एक एक पूरे उसकी तरह घूम रहा है। ये एक अगर आग बनाइए, अमेरिका तो नीचे इजराइल, फिर इंडिया, तो ये तो अच्छा। तो इसलिए मैं आपको एक थोड़ा सी ये उसकी झलक दे रहा था कि ये देखिए ममदानी का इलेक्शन कल है। बिहार में देखिए 6 तारीख को पहला फेज है, जिसको लेके मेरा कल प्रशांत किशोर पे जो एक रेवलेशन है, एक जो हाइड्रोजन बॉम्ब टाइप का, वो कल आएगा। उसके लिए आप जरूर दिल थाम के इंतजार करिएगा, वो मैं 1-1.5 के बीच में कल रिलीज कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद देखिए जो 2-3 खबरें हैं कि नाब्लस में जो संघर्ष वेस्ट बैंक में चल रहा था, जिस नोट पे मैंने पहला वीडियो एंड किया था, वो संघर्ष करीब 3-4 घंटे चला, दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई। अभी तक जो रिपोर्ट है, कोई हताहत नहीं हुआ है। आईडीएफ वहां से विड्रॉ कर दी। और अब यहां पर यह पूरी बात आ रही है कि वेस्ट बैंक के रेजिस्टेंस को कैसे मैनेज किया जाए, इसको लेके भी नेतन्याहू ने कुछ बयान वगैरह दिए हैं। लेकिन नेतन्याहू इस समय फंसा हुआ है। वो जो सिद्दी तमाम प्रिजन है, वहां जो सोडोमी हुई थी विद पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स, उसका जो वीडियो लीक हुआ था, उसमें जो महिला मिलिट्री एडवाइजर और लीगल एडवाइजर आईडीएफ की है, जिसने लीक किया, और जो गायब हो गई थी कल, उसको आज, कल मिल भी गई थी, उसको आज गिरफ्तार कर लिया। और उसको लेके उसके ट्रायल की बातें हो रही हैं और इस तरह की बातें सुनाई जा रही है। उसके बाद गाजा में देखिए, गाजा में जो स्थिति है, आज 2 गाजा के सिविलियन शहीद हुए और उसके साथ साथ अभी भी एड का सवाल बना हुआ है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो किडनी के हैं, कैंसर के हैं, उनको बाहर जाना है, उनको बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस गाजा में अभी तक बनी हुई है। बस थोड़ा सा भुखमरी की जो स्थिति है वो थोड़ी सी बेहतर हुई, लेकिन एड, फूड, मतलब जो एड होती है, फूड, फ्यूल, मेडिसिन, अभी वो पूरी तरह से
नहीं पहुंच रही। तो ये देखिए आज का वीडियो था। कल मैं फिर 2 वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। प्रशांत किशोर का वीडियो अलग से आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।